हाय एवरीबॉडी, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग सकती है। उसके लिए पहले माफ़ी चाहता हूँ। रीजन है कोल्ड कफ एंड फीवर, यानी कि सब कुछ एक साथ। उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ। और आज जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में लॉन्च हो चुका है गुड़गांव के अंदर सेक्टर 99A में, और इसके लिए भर भर के डाउट्स मुझे मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है यासिका ग्रीन स्क्वायर। जो बिल्डर है यासिका, इसके बारे में मैं इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट को सजेस्ट करने लायक नहीं समझता था, बट क्या बिल्डर ने अपने आप को प्रूव किया? क्या मुझे सजेस्ट करना चाहिए? आज मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में टोटल इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और ऐसे बहुत सारे डाउट्स मुझे जो मिले, शायद वो क्लियर हो जाने चाहिए थे अब तक, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रियल एस्टेट एडवाइजर हैं, बट ना जाने क्यों बातें जो रियलिटी होती है वो बाहर क्यों नहीं आ पाती, या लाना ही नहीं चाहते, ये मैं नहीं जानता। बट मेरे पास जो सबसे बड़ा डाउट आया, अब वन बाय वन हम सबको क्लियर करेंगे और गारंटी देता हूं इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप समझ जाओगे कि आपको यहां पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला फर्स्ट जो डाउट है, मुझे आपके व्हाट्सएप के थ्रू एंड कुछ कॉल पे भी डिस्कशन हुआ, और इन सब में ये था कि सर ये डी फ्रीज यूनिट्स का क्या फंडा है? क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन यूनिट्स को फ्रीज कर दिया था? और फ्रीज कर दिया था तो क्यों कर दिया था, आखिर कारण क्या था? अब कुछ इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से किसी दूसरे लोगों से पूछा होगा, और जो मुझे सुनने को मिला, मुझे हंसी आ रही थी कि आज भी मार्केट में यूट्यूबर्स ज्यादा हो गए हैं, रियल एस्टेट एडवाइजर कम हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि है नहीं, बिल्कुल है, बट ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। सबसे पहले डाउट नंबर 1, डीफ्रीज यूनिट्स आखिर ये है कौन सी? मैं आपको एक पॉलिसी की बात करने वाला हूं, एंड ये पॉलिसी हर जगह एप्लीकेबल होती है, चाहे वो कोई भी बिल्डर लेकर आए किसी पॉलिसी के थ्रू या फिर अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, आपकी लैंड के ऊपर से यदि हाई टेंशन वायर है, तो आपको 2-3 काम करने होंगे। या तो जो हाई टेंशन वायर है वो उसके नीचे, जस्ट नीचे आपको कोई कार पार्किंग या ग्रीन एरिया, या फिर वैसे उसको खाली स्पेस छोड़ना होगा। उसके जस्ट नीचे टावर नहीं हो सकते। वैसे मैं इसको भी समझता हूं कि हाई टेंशन वायर के नीचे ग्राउंड्स, बच्चों के खेलने का एरिया एंड पार्किंग भी नहीं होनी चाहिए। बट मैं आज अपने विचार रखने के लिए नहीं हूं, आज मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं। एंड इसमें जो टावर बी एंड जी, ये बिल्कुल जस्ट नीचे, यानी कि हाई टेंशन वायर के नीचे ही थे। इस वजह से ये टावर, और साथ में जो टावर ए है वो बिल्कुल इसके पास में था। तो इस वजह से बिल्डर को लिख के देना होता है, यदि प्राइवेट बिल्डर है, तो कि जब तक कि ये हाई टेंशन वायर या तो हट ना जाएगी या फिर यहां पे अंडरग्राउंड हो जाएगी, तब तक मैं इस बचे हुए टावर्स को लॉन्च नहीं करूंगा। सेकंड होता है कि भाई मैं इस एरिया को ही छोड़ दूंगा, इस लैंड को ही छोड़ दूंगा। एंड थर्ड होता है, जब मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया कि उसके नीचे कार पार्किंग या ओपन एरिया या ग्रीन स्पेस बनाकर छोड़ दूंगा। तो इसकी वजह से यहां पर ये बिल्कुल इसके नीचे नहीं रहेगा, हाई टेंशन वायर के नीचे नहीं रहेगा। बट यहां पे ये प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंडर, तो अथॉरिटी ने उसका ड्रॉ ही नहीं किया, और वो सारी यूनिट वही है। मुझे लगता है कि अच्छे से क्लियर हो गया, और मैं यकीनन जानता हूं कि इससे पहले आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, और इसीलिए मैं ये भी जानता हूं कि मेरे पास इतने सारे मैसेज क्यों आते हैं, इतने सारे कॉल क्यों आते हैं। अब डाउट नंबर 2, मैंने यासिका बिल्डर के दूसरे जो प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 104 में, मैंने उसको सजेस्ट नहीं किया था। इवन मैंने इस प्रोजेक्ट को भी सजेस्ट नहीं किया था। क्यों? फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे जो बिल्डर पुराने थे, अच्छे थे, और जिन्होंने दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए थे या होने वाले थे। तो मुझे उसके बराबर यदि इन प्रोजेक्ट्स को रखना हो, तो बिल्कुल भी ये उनके सामने कुछ भी नहीं थे, उस टाइम की बात है। सेकंड, जो सेक्टर 104 में है, वहां पे लैंड डिस्प्यूट भी था, लेकिन बिल्डर ने जिस तरीके से उसको रिजोल्व किया मैटर को, उसके लिए वो काबिले तारीफ है। और उसके बचे हुए टावर्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन भी लास्ट में स्टार्ट हुई है, बहुत दिनों के बाद। इसलिए मैंने उस प्रोजेक्ट को सजेस्ट नहीं किया था कि फर्स्ट प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट, और उसमें भी लैंड डिस्प्यूट का होना, बिल्डर यदि वो रिजोल्व नहीं कर पाया तो वो प्रॉब्लम किस पे आएगी? इन्वेस्टर को। अब वो रिजोल्व हो गया, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल्डर भी होते हैं जो नहीं कर पाते और प्रोजेक्ट स्टक हो जाते हैं, स्टॉल्ड हो जाते हैं, और उस पर प्रॉब्लम आ जाती है एट द एंड, किस पर? इन्वेस्टर पर। तो इस वजह से मैंने उन प्रोजेक्ट्स को उस टाइम पे सजेस्ट नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे दूसरे जो बिल्डर हैं, वो भी अच्छे बिल्डर्स, वो भी अपने प्रोजेक्ट तब तक लॉन्च कर रहे थे। अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूं, और उसके बाद हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। यूनिट्स, ये गुड़गांव के अंदर 256 यूनिट, यानी कि 256 यूनिट्स आपके सामने है, जिसमें से मैनेजमेंट कोटा यूनिट्स भी हैं। अब मैनेजमेंट कोटा में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा। चलो मैं बता देता हूं, मैं मैनेजमेंट कोटा सजेस्ट नहीं करने वाला। क्यों नहीं, ये भी आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा। टोटल इसमें
स्टिल्ट या ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर है और एक टावर यानी कि टावर जी है वो G+6 है और उसमें 1 BHK, यदि आपको लो 6th फ्लोर तक ही आपको चाहिए तो आपको 1 BHK में अप्लाई कर देना, क्योंकि टावर जी में 1 BHK यूनिट्स ही हैं। प्रोज क्या है भाई? प्रोज ये है कि गुड़गांव के अंदर सेक्टर 99A के अंदर यदि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में आपको 16.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, यदि कोई प्रोजेक्ट कोई फ्लैट मिल जाता है 1 BHK ही बेशक क्यों ना हो, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के दिन नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। काफी सारी यूनिट्स आई हैं, 256 यूनिट्स आई हैं, इसे भी हम पॉजिटिव पॉइंट्स में रख सकते हैं। बिल्डर है 104, इसने वहां पर जिस तरीके से काम किया, कुछ इश्यूज जो फेस किए उनको जिस तरीके से रिजोल्व किया, सॉल्यूशन निकाला, वो भी बिल्डर के लिए मैं पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रखूंगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जी हां, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में हम इसे रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने इनका 104 देखा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवरेज से कुछ ऊपर हम इसे रख सकते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई? कुछ बिल्डर हैं जो कार पार्किंग के लिए प्रोविजन, 4 व्हीलर कार पार्किंग के लिए यहां पर कुछ स्पेस रखते हैं, यहां पर नहीं है। पहले से बिल्डर का ओनली 2 व्हीलर कार पार्किंग का प्रोविजन है, ये अपने माइंड में पहले लेकर चलें। यहां का जो 24 मीटर कनेक्टिविटी रोड है, इसकी मैं पहले ही बता देता हूं कि ये मैं 2015-16 से सुनता आ रहा हूं। हम जब परिणा लक्ष्मी का प्रोजेक्ट मैंने सेल नहीं किया, लेकिन जब वो लोग मेरे पास आए थे मीटिंग के लिए, तब से ये मैं सुनते हुए आ रहा हूं, और वो प्रोजेक्ट भी सबने यही बोल के सेल किया कि जी नेक्स्ट 6 मंथ में ये रोड बन जाएगा। और शायद अभी भी आपको यही सुनने को मिलेगा जब आप यहां पर अप्लाई करोगे मैक्सिमम एडवाइजर के थ्रू। रियलिटी मुझसे पूछो तो भाई मैं नहीं जानता ये रोड कब तक बनेगा, क्योंकि मैं वही बोल सकता हूं जो मुझे पता है और जो कंफर्म है। तो मैंने तब भी यही बात बोली थी कि भाई बनेगा जरूर, कब तक बनेगा ये मैं नहीं जानता। हाई टेंशन वायर जब इसका फर्स्ट पार्ट लॉन्च हुआ था, तब भी मैंने फेस 1, आप मेरा जो वीडियो है वो चेक कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो उस पे जाके भी कुछ तब के जो कुछ पॉइंट्स हैं आप उनके बारे में भी चेक कर सकते हो। एक सबसे बड़ी बात जो इसमें टावर जिन पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप जब भी विजिट करने जाओ या किसी के थ्रू जाओ या कोई आपको बताए, तो हमेशा ये देख लेना कि जो खाली लैंड पड़ी हुई है उस पर आपको नए टावर है उनका कंस्ट्रक्शन होना है। अभी जो टावर अभी बन रहे हैं उनको देखकर अप्लाई मत करना कि भाई ये है हमारे, जिनमें से हमें ऐसा मुझे सुनने में मिला है, 2-4 लोगों ने वहां पे विजिट कराया होगा या किसी ने बताया होगा कि जी यहां पे आप अप्लाई करोगे, आपका काम इतना तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मैं पहले बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन स्पीड है जो फर्स्ट 1 है, फेज 1 है, उसकी मैं कुछ हद तक डिले ही कहूंगा, लेकिन वो बिल्डर के ऊपर है, वो इस टाइम को कवर कर सकता है चाहे तो, अभी अंडर कंट्रोल्ड है। इसके बाद एमक्यू यूनिट्स में आपको घर ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कहीं भी मेरी हेल्प की आवश्यकता हो, छोटी मोटी कहीं भी आवश्यकता हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, यानी कि मेरी टीम की आवश्यकता है, तो आपको एक नॉमिनल चार्जेस होता है जिसमें एफिडेविट भी हमारी तरफ से होता है। अकेले एफिडेविट बनवाना चाहते हैं तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर दूंगा, नॉमिनल चार्जेस जो उन लोगों के होते हैं मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। बट यदि आपको कंप्लीट भी हेल्प चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, उसका भी चार्जेबल होता है, नॉमिनल है बट है। तो उसमें ये फायदा होता है जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, स्क्रूटनी होती है, तो जो इस चीज का एक्सपर्ट है वो ना जाए इसमें, मैं पहले बता देता हूं। जो नए लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो स्क्रूटनी आजकल बहुत टाइट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में काफी सारी यूनिट्स पहले ही कैंसिल हो जाती हैं, वो ड्रॉ में नहीं जाती। तो वो गलती आप मत करना। यदि वो आपको नहीं पता है कि किस तरीके से अच्छे से इसको फिल करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी फोटो एंड आपकी ईमेल और साथ में एक अकाउंट डिटेल वो चाहिएगी, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात आती है कि एमक्यू यूनिट्स के लिए क्या रहेगा। एमक्यू यूनिट्स भाई मैं सेल करना, मैं फिर कहता हूं, अपने प्रॉफिट के लिए कर सकता हूं, लेकिन यदि हम दोनों के प्रॉफिट की बात की जाए, एप्लीकेंट्स एंड मेरी, तब मैं इसे सजेस्ट नहीं करूंगा। वजह क्या है, दोनों की इसलिए कह रहा हूं कि फिर आगे के रिलेशन हमारे चले या ना चले उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि कस्टमर को, बायर को जब पता लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो सकता था और वो मैंने नहीं किया और मैंने अपने फायदे के लिए कुछ और किया, तो वो रिलेशन मेंटेन नहीं होता। मेरी कोशिश रहती है कि रियल एस्टेट में एक बार मेरे से जुड़ गया तो वो जुड़ ही गया, और वो आज से नहीं, 2013 से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, 2013 के क्लाइंट भी आज भी मेरे पास आते हैं। और साथ ही जो भी बता दूं कि जो सर्विसेज हैं, चाहे मेरी टीम के थ्रू क्यों ना हो, चाहे कंप्लीट, चाहे फॉर्म अप्लाई करने से लेकर कहीं तक भी, तो उसमें यदि मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं तो उनको पे करने के, एक सिंगल कॉइन पे करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए हमेशा की तरह वो सर्विसेज फ्री रहेंगी। अब फिर से बात करते हैं एमक्यू यूनिट्स की बात कर रहा था मैं, तो एमक्यू यूनिट्स 84 मीटर रोड पे जो प्रोजेक्ट हैं उसके बराबर यदि कोई बिल्डर डिमांड करे, और जो ठीक ठाक बिल्डर है, अच्छे बिल्डर है, उनके बराबर डिमांड करे, जो पुराने बिल्डर है उनके बराबर डिमांड करे,
तो भाई मैं तो वहां से हाथ ही खड़ा कर दूंगा, या तो रीसेल में अपने क्लाइंट को सजेस्ट करूंगा या किसी इसी ऐसे बिल्डर की यूनिट सजेस्ट करूंगा जो 24 कैरेट गोल्ड हो। बिल्डर ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूं, बट मेरा फिर यदि मैनेजमेंट कोटा यूनिट खरीद रहे हैं तो फिर मेरी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, चाहे अपने कस्टमर के लिए क्यों नहीं। तो फिर मैं बहुत ज्यादा अच्छे बिल्डर, बहुत ज्यादा अच्छी लोकेशन, बहुत ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी देखता हूं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि P3 एंड P4 हम किस में करें? यदि आपके पास अभी घर नहीं है एंड फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अप्लाई करने का मतलब फर्स्ट टाइम आप अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में घर ले रहे हो, तो आपको P3 में अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको P4 में। बट आजकल P4 का कोई फायदा नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। आपके पास अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में कोई घर है और फिर हाँ, आप ये कर सकते हो, अपने मदर फादर के नाम, अपने पेरेंट्स के नाम से कर सकते हो, अपने बच्चों के नाम से कर सकते हो यदि वो 18 ईयर से अबव हैं। और यहां भी बात नहीं बनती तो अपने भाई बहन किसी के नाम से भी कर सकते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी सिक्योरिटी भी रख सकते हैं, यानी कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, मना ना कर दे कि भाई मैं तुझे वापस नहीं दूंगा पैसा तूने लगाया। तो इसके बाद एक काफी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आपके, जो मैं पहले के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नोवारा हो, तथास्तु बिल्डर हो, या बहुत सारे जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए थे 3-4, मैं उन पे जो क्वेश्चन एंड आंसर आए थे मैंने बहुत सबके रिप्लाई किए। मैंने उन पर एक वीडियो बना के सबको रिप्लाई किया था। अब कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं 10-12, उन पे मैं नहीं कर पाया, वो मैं कवर करूंगा अब, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट पे भी काम आएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। यहां भी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको भी उसमें शामिल करके और फिर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1 बाय 1 एक एक बंदे से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक बात और बताता हूं, जो छोटे छोटे अपडेट्स यदि कुछ आते हैं तो वो मैं अपनी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम चैनल है वहां शेयर करता हूं। वहां पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कुछ वीडियोस ओनली फॉर मेंबर्स रहते हैं, तो वहां के लिए तो आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा। उसमें ऐसे वीडियोस मिलेंगे आपको जो आपके काम आने वाले हैं, लेकिन वो चीजें हम हर जगह शेयर नहीं कर सकते, ओपनली शेयर नहीं कर सकते, कुछ लोगों तक ही कर सकते हैं। इसलिए उसे मैंने ओनली फॉर मेंबर्स रखने का मेरा प्लान है। तो वो चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस रखी हुई है, यदि आपको ज्यादा लगती है तो बताएं, मैं उसमें भी कम कर दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उसमें एक फिल्टर लग जाए, मतलब जो फालतू के लोग हैं ना वो उसमें साथ ना रहे। जो रियल में जिनको समझना है, सीखना है रियल एस्टेट, और जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है उनके बारे में समझना है, सिर्फ वही लोग जुड़े हैं। तो इस वजह से मैं एक फिल्टर लगा रहा हूं ना, उससे मुझे कोई फर्क पड़ना है ना आप लोगों को, बट उसमें यह है कि जो ज्यादातर लोग हैं ना वो कम हो जाएंगे। सो वहां भी आप देख सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।